अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अलीना बेग। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। टुडे वी हैव कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली पाकिस्तान में इसे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि व्हेन योर चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे स्टिग्मास अराइज करते हैं जो कि ना सिर्फ पेरेंट्स को या बच्चे को या फैमिलीज को सोसाइटी में देखना पड़ते हैं, बल्कि अगर वो किसी भी इदारे में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, तो उनको बहुत ज़्यादा एक तरह का बुली किया जाता है। तो आज हमारे साथ आयशा मौजूद है। शी इज़ एन एक्सपर्ट। वो हमसे डिस्कस करेंगे अपनी स्टोरी एज अ मदर, और एज अ प्रोफेशनल वो हमें क्या ऐसी गाइडलाइंस देती हैं कि जिसकी वजह से हम समहाउ इन स्टिग्मास को ब्रेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ आयशा। और मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी on how we unpack stigma in the context of Pakistan and how important it is to talk about it. क्योंकि आप जो भी इंटरवेंशन डेवलप करें, जिस भी पर्सपेक्टिव से करें और जिस भी सेक्टर में करें, whether it's in education, in health or society at large, I think stigma is the first. I would say it leads to attitudinal barrier, which is very, very important to kind of unpack. और हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस पे बात करें. So I have a son who is now 13 plus, so I have that experience of raising him as a mother. और उसके अलावा जो मेरा current research है वो basically inclusive education पे है, but more in the international context and in the context of international development, where my focus is more on in disability inclusive development. So I'll just Alina जो है वो मेरी presentation share करेंगे and then I'll join you for question and answers. जस्ट वन सेकेंड। Barriers that can lead to a better understanding of autism for children on spectrum and their families and community at large. तो इस वक्त जो है ये एक recorded presentation है और उसके बाद मैं live आपके साथ question answers के लिए होंगी and I'd love to hear from you as well. So let's start our presentation for today. I think I was very interested in the topic because it's very important to break down the barriers in terms of stigma and discrimination. अगर हम सही मीनिंगफुल वे में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या उनकी इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसके लिए जो जब तक हम डिस्क्रिमिनेशन को या स्टिग्मा के जो ओरिजिन्स हैं या जहाँ से ये प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ पे ऑलरेडी विल बी मिसिंग आउट ऑन देम. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की रियलिस्टिक वे में उस पर हम बात करें, जो कि अल्टीमेटली उन बच्चों को हेल्प कर सके और उनकी फैमिली को. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिसकंसेप्शंस को अंडरस्टैंड करें कि इसकी कोई एक लीनियर डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये भी जैसे ऑटिज्म खुद में एक स्पेक्ट्रम है, वो मिसकंसेप्शंस भी एक स्पेक्ट्रम है. और जब मैं ये कहती हूँ कि ये एक स्पेक्ट्रम है मिसकंसेप्शंस का या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली स्टीरियोटाइप्स होते हैं और फिर वो जो है उसके रिजल्ट में हम बाइसिस प्रोड्यूस करते हैं और वो ले जाती है हमें डिस्क्रिमिनेशन की तरफ. लेकिन जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक तरफ एक एक्सट्रीम पे हम बच्चों को बहुत स्पिरिचुअली देखते हैं, यू नो, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी स्पिरिचुअल बीइंग्स, और एक बहुत इनोसेंट उसमें, which is way better than looking at them in a negative light, but वो उनको एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की भी बहुत सारी चीज़ों से निकाल देता है अगर आप इसको लिमिट करें सिर्फ उस कंसेप्शन में. लेकिन ऑन द अदर हैंड यही बच्चे जब अगर इनको कोई बिहेवियर, इनकी नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक न्यूरोटिपिकल अपने एज के बच्चे के साथ थोड़ा डिफरेंट है, जब वो प्री टीन्स में पहुंचते हैं या टीन एज में पहुंचते हैं, तो फिर वो that spiritual understanding of that person or identity of that person is no longer in place.
एंड आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं जजमेंट स्टार्ट हो जाती है उन बच्चों की भी और उनके पेरेंट्स की भी, और वो फिर आपको स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे ले जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बच्चे को एज अ पर्सन एक्सेप्ट करें, उसकी पर्सनैलिटी है, द वे उसके जो बिहेवियर नीड्स हैं उसको हम अंडरस्टैंड करें और रिकग्नाइज करें विदाउट एनी स्टिग्मा, without any positive, overly positive, I would say, or negative judgment. I won't say overly positive, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर हम कहें कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो हम उनको अगेन हम उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाले डिस्कोर्स से निकाल रहे हैं बाहर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा उनके लिए नैरेटिव क्रिएट करें जो उनको वापस इसी सोसाइटी में और इसी कम्युनिटी में इंक्लूड करने में हेल्पफुल हो। Most of the time this happens because of the limited understanding. There is lack of knowledge and that can lead to a lot of fear and isolation. Mostly in parents और ultimately वो way of life हो जाता है उन बच्चों के लिए भी। और fear और isolation जब आ जाए तो automatically आप exclusion की तरफ जा रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम discrimination और stigma को understand करें ताकि वो इतने extreme isolation वाली stage पे ना जाए। तो हम जब बात करते हैं स्टिग्मा की या डिस्क्रिमिनेशन की या जो एक मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं अराउंड ऑटिज्म, उसका उस इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो ब्रीफली स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ टाइम फॉर दिस प्रेजेंटेशन, आई थिंक के 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं: सोशल आइसोलेशन, एजुकेशनल चैलेंजेस एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। सोशल आइसोलेशन में होता यह है, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बोला, कि अगर मिसकंसेप्शंस हैं तो वो उनकी सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। अगर उनकी एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो घर के अंदर है या घर के बाहर है या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में है या इनफॉर्मल लेजर की एक्टिविटीज़ हैं या एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, अगर वहाँ पर उनकी वो एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो that would lead to isolation due to stigma and discrimination, और वो हम ऑलरेडी उनको मेन स्ट्रीम से निकाल रहे होते हैं फिर वहाँ पर। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि बच्चे का जो लाइफस्टाइल है वो आइसोलेशन की तरफ ना जाए, और आइसोलेशन की तरफ यूजुअली द की फैक्टर behind isolation is based in either stigma or discrimination or that fear of acceptability or acceptance. फिर एजुकेशनल चैलेंजेस जो हैं उसमें मेन आई थिंक to highlight, the main point to highlight would be that there is a very limited understanding and that can lead to inadequate support in schools. तो autism की understanding इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि autism एक खास ability है या disability है या different ability है और उसके लिए different class में environment होना चाहिए और आप उनको accept करें, बच्चों को या उसको institutions को। I think it's very important कि teachers trained हों, क्लासरूम एनवायरनमेंट उनके सेंसरी और इमोशनल नीड्स के मुताबिक हो, बिसाइड्स द फिजिकल नीड्स। ब्रॉडली कम्युनिटी जो है स्कूल का वो इन्फॉर्म्ड हो और अवेयर हो और सेंसिटाइज्ड हो, ताकि बच्चों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस में मसला ना हो। जैसे कि टीचर्स ट्रेंड हो कि बच्चे की नीड क्या है, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे की फिजिकल या उसकी मेंटल नीड डिफरेंट है, बल्कि उसकी एजुकेशनल नीड किस तरह है, उसको पढ़ाने का तरीका क्या है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत है। हाँ, आपके पास जो अवेलेबल मेथड्स हैं वो बहुत कम है फ़िलहाल, जो आपके पास resources हैं, that's limited very much to ABA, I would say, which is like an excellent resource, but I think we need to be more creative and innovative when it comes to early education and special education. We need to do a lot of work over there. और उसके अलावा बच्चों में एक्सेप्टेबिलिटी अगर आप अर्ली लेवल पे लाएंगे तो वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल में जाना या क्लासरूम एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि वो उनके सोशल टाइज में हेल्प करेगा, वो उनकी आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकता है। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा अर्ली स्टेजेस में ही रिकवर आई वोंट यूज द वर्ड रिकवर, बट ये कि वो अपने एनवायरनमेंट में जो है वो फिट इन हो जाए या वो एजुकेशनल नीड्स पे कुछ हद तक पूरा आए। तो वो मे बी सम किड्स टेक लॉन्गर टाइम। अब वो प्री टीन्स के अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं, टीनेजर के अपने होते हैं, तो बच्चे कितने अवेयर हैं, टीचर्स कितने अवेयर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपके लर्निंग मेथडोलॉजीज कितने
effectively designed हैं. It's a whole process of redesigning, which is मैं जिस पे बात करूँगी next slide पे. And then it comes to mental health concerns. Stigma जो है उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम स्टिग्मा नहीं रिड्यूस करेंगे, हम मेंटल हेल्थ और एंजाइटी या डिप्रेशन के जो इश्यूज होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद ऑटिज्म या इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म, वो जो है हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि सिंस इनकी मेंटल एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, तो इनको कुछ समझ नहीं आता. सो दे कैन डू व्हाटएवर दे कैन से इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे वुड नॉट अंडरस्टैंड. दे आर बुलिड, दे आर मॉक्ड. कहीं पर कुछ लोग, सारे ऐसे नहीं होते. समटाइम्स पीपल रिस्पेक्ट देम, बट समटाइम्स पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट देम, वेदर नोइंगली और अननोइंगली. और हम ये अस्यूम करते हैं कि ये बच्चे जो है इनको कुछ समझ नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं होता. आई थिंक दे हैव देयर ओन वे एंड प्रोसेस of understanding and experiencing that emotion. तो वो अल्टीमेटली उनके, एंड देन वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि बच्चों का लैंग्वेज का एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड है, तो वो भी एक एंजाइटी और डिप्रेशन में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उसको चैनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या एक्टिविटीज़ है? अगर हम ऑलरेडी बच्चे को आइसोलेटेड रख रहे हैं क्योंकि भाई बाहर स्टिग्मा है या अनएक्सेप्टेबिलिटी और उसकी नीड मीट नहीं हो रही, तो वो कैसे उसको कोप अप करेगा? एक आम इंसान, एक न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल या बच्चे के लिए भी जब वो स्ट्रेस्ड होता है, तो उसके लिए फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज, एंगेजमेंट, मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट जो है, उस स्पेस की एक्टिविटीज़ की बात की जाती है और बच्चों को फिर उस तरह के जगहों पे ले जाया जाता है या स्पेसेस में, ताकि वो जो है उसको चैनलाइज कर सके उन एनर्जीज को. तो अगर बच्चा ऑलरेडी आइसोलेटेड है ड्यू टू स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन या अनएक्सेप्टेबिलिटी, सो इट वुड एक्चुअली, वो उसको मज़ीद ज़्यादा करेगा उनके हेल्थ कंसर्न्स को. Then comes the impact on families. So most of the times, what happens is कि जब हम discrimination की बात करते हैं, हम individuals की बात करते हैं जो कि स्पेक्ट्रम पे हैं, which is very important, but उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम families पे और primary caregivers जो हैं उन पे भी बात करें, जो कि इन बच्चों की लाइफ को बहुत major support system है in itself. But do we ever talk about their own support system? Because if they are not healthy, how can they help being supportive caregiver or parent for the child? तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका इमोशनल स्ट्रेन जो है, वो चैलेंजेस को और मिसकंसेप्शंस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं. तो अगर वो बार बार स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो वो उनके लिए इमोशनली टैक्सिंग हो जाता है. वो बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को फिर हैंडल करना या उससे निकलना. वो उनके क्या कहते हैं, उनके डिप्रेशन एंजाइटी में वो जो है, या इवन इफ दे डोंट हैव, लेट्स नॉट कॉल इट डिप्रेशन और एंजाइटी, बट उनके ओवरऑल उनको प्रेशराइज करता है. एंड दैट हैपेंस बिकॉज इमोशनल हेल्थ इज डायरेक्टली involved in raising a child with autism. So we have to be mindful of that कि वो discrimination और stigma जो है वो एक additional factor है besides what they're already doing as a parent. Then there comes lack of support. So if there are limited resources and understanding, it can make it very difficult to find appropriate support. So like I said, for the schooling as well, अगर awareness ही नहीं है तो obviously आप वो services कैसे produce करेंगे? And most importantly, it comes to financial burden as well. We all know that there's specialized care and resources, and that can come at a significant cost. So do we have measures, do we have systems and mechanism जो कि इनके care needs को, इनकी overall जो इनकी requirements हैं, whether it's education or therapies, is it cost efficient or not? And when I say it's cost efficient, it should not be compromised on quality, and it should be uniform across the board. ये नहीं कि कुछ खास पाकिस्तान के शहर हैं या टाउन्स हैं और बस उसी में सारे सपोर्ट सिस्टम हैं या स्पेशलिटी वहाँ पर है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और बाकी जगहों पे we have a very uninformed kind of system.
तो वो या unequipped system या services, तो that can lead to a lot of hassle, क्योंकि financially we have to make sure कि ये एक industrial complex में change ना हो जाए कि बस हर कोई centers या institutions बना रहा है without sufficient skills needed for or required for the need of the child on autism. And all of this can happen um, only if we make an effort to redefine the narrative. हम जब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो इसका एग्जिस्टिंग नैरेटिव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम चेंज करें, तो तभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस ख़त्म होंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी बिहेवियर नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, उसको रिकग्नाइज करें। डू नॉट force or pressurize that child to be like any other child. अगर आप उसकी उस स्पेक्ट्रम को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, and it should start with your own family, and then of course then it should go on to the educational institutes, health practitioners, and community at large. And that can happen only अगर हम वो स्टिग्मा और discriminations को जो है हम ख़त्म करेंगे और हम इसको as a something negative या lacking ability नहीं देखेंगे, बल्कि किसी चीज़ की कमी नहीं देखेंगे, बल्कि we'll celebrate it as a different way of life or personality in its own right. तो वो ज़रूरी है कि हम न्यूरोडिवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। एंड ऑब्वियसली जब आप रिकग्निशन पे जाएंगे, आप एक्सेप्टेंस पे जाएंगे न्यूरोडिवर्सिटी की, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो खास बच्चों की, जो ऑटिस्टिक बच्चों की जो अपनी एबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सनैलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द वे देयर ब्रेन्स आर वायर्ड, तो हम उन एबिलिटीज़ पे फोकस करें और उनको एनहांस करने की कोशिश करें। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट जब हम रिडिफाइन करेंगे स्टिग्मा को, जब हम स्टिग्मा हटाएंगे उनकी उन खास एबिलिटीज़ पे या वेज ऑफ लाइफ पे, तो ओनली देन वी कैन look at it as something that is more of a strength rather than lack of something. Next is more about building awareness and understanding. It's very common, and I would say in the last 10-15 years there has been some improvement when it comes to awareness. Different medias हैं, उस पे बात हो रही है. But I think it needs to be more of the conversation needs to expand beyond certain limited groups जो कि already autistic बच्चों के हैं या practitioners हैं उसमें, चाहे वो therapists हैं या doctors हैं. So beyond that circle, there has to be this dialogue. Media is a very important component or institution, whether it's any form of media, social media, or media in general. So वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और resources or institutions पे भी बात करनी चाहिए. There has to be an open conversations and sharing of personal experiences with a broader community, not just with other parents or practitioners. You need to go for providing, next is about providing educational resources. So बहुत ज़रूरी है कि accessible और accurate information हो autism के बारे में. By accessible I mean कि ऐसी ना हो कि हम कोई ख़ास terminology में बात करें जो कि एक आम बंदे को समझ नहीं आ रही, हमने उसको translate करना है in our own cultural understanding, and not just language but cultural understanding उसके context के मुताबिक, ताकि वो autism को understand कर सकें. बहुत से लोग इसको as a disease देखते हैं, and then they're ultimately asking about कि इसका cure क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, rather than looking at it as a lifetime condition or I think most importantly, it's important that we focus at a community engagement. Parent of a child with, on spectrum in any way, वो एक की प्लेयर है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते या उससे हमारा इनकार नहीं हो सकता, लेकिन वो ऑलवेज वो एक्टिव होंगे. लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी अंडरस्टैंड करना कि ये सिंगल हैंडेडली उनके करने का काम नहीं है सिर्फ. इफ़ वी नीड इंक्लूजन और a sustainable system and solution at a broader level. So family के अंदर, family के बाहर, community at large, all of these spaces need to be inclusive for children with autism and their families. It starts from home, like I said, it starts from home. And if there are more inclusive spaces, there's more acceptability inside homes, and then we have to focus on how to make it more, how to increase the acceptance outside in the larger community as well. That is another point that is important.
क्योंकि हमने सिर्फ स्कूल या हेल्थ तक उसको फोकस नहीं करना, हमारे पास एंटरटेनमेंट में कितने रिसोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम और किसी ज़रूरत की जगह पे उनको ले जाते हैं, चाहे वो लेट्स से हमने नादा के ऑफिस जाना है या पासपोर्ट के ऑफिस जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, थिंग्स लाइक दैट, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ हैं, सो ऑल दीज थिंग्स काउंट व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन। और ये जब तक हम डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस स्टीरियोटाइप्स कि हम वो स्टिग्मा ख़त्म करें? उसके लिए आई थिंक 3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो है कि हम इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें, हम एक्सेप्टेंस को प्रमोट करें और हम उनकी एबिलिटीज़ पे फोकस करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें, या हमसे हमारी मुराद सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि कम्युनिटी एट लार्ज, कि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी अपनी बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड देन वी क्रिएट अ कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर दोज विद ऑटिज्म। हम सिंपैथी के डिस्कोर्स से हटकर हमें जाना होगा एम्पैथी के डिस्कोर्स पे। आई बिलीव इट्स नॉट नो मोर कि हम उसको एक वो मेडिकल लेंस से देखें, हम उसको एक सोशल लेंस से देखें। इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट देम एज एन इंडिविजुअल, और ये उनका एक ह्यूमन राइट है, सो इट्स मोर ऑफ एन इशू ऑफ सोशल जस्टिस द वे आई अंडरस्टैंड, but it needs to be translated across the board, across the community as well. And then comes the focus on abilities. So ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनके diverse talents हैं, उनकी मुख्तलिफ अपनी जो उनकी skills हैं, उस पर हम focus करें, वो भी ज़रूरी है। और वैसे भी जो हमारा भी करंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कोर्स चल रहा है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल सेट पे एनीवेज फोकस हो रहा है, सो देर आर सो मेनी वेज। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हम उसको बहुत मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट देयर नीड्स टू बी मोर ऑफ एन इनोवेशन when it comes to education for children on spectrum. So for promoting inclusion, it seems a daunting task, लेकिन इतना कोई मुश्किल या impossible काम भी नहीं है। You need to, it's more of जो मेरे नज़दीक जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें सबसे ज़रूरी एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि अगर स्पेसेस एक्सेसिबल होंगी तो हम आइसोलेशन की तरफ बच्चे को या फैमिली को नहीं ले जाएंगे, और जब बच्चा निकलेगा बाहर घर से तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज़ को तभी अवेल करेगा जब वो एक्सेस कर सकेगा। तो उस बच्चे की एक्सेस है या नहीं है, सिर्फ फिजिकल एक्सेस नहीं होनी चाहिए बल्कि एक वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, एक वो इमोशनली फिजिकली, चाहे वो सेंसरी उसकी नीड्स हैं, उसकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लर्निंग मेथडोलॉजीज हैं, जो सिस्टम है वो सारे का सारा एक्सेसिबल होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप एक कमरा एक बिल्डिंग एक्सेसिबल बना दें, और उस एक्सेसिबल एनवायरनमेंट में सिर्फ घर की घर की स्पेस या स्कूल की स्पेस नहीं आती, बल्कि वो या थेरेपी सेंटर की स्पेस नहीं आती, बल्कि वो उसके बाहर एक जो ब्रॉडर कम्युनिटी है वहाँ पे भी ज़रूरी है। बच्चा मस्जिद में जा सकता है या नहीं जा सकता, बच्चा मार्केट में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की अंडरस्टैंडिंग और redefining बहुत ज़रूरी है। Then comes inclusive education. I've already talked about it, that we need to redefine it. A lot needs to be done. Teachers need to be, researchers need to be innovative. It's a highly collaborative process. They can collaborate with the therapists, ABA professionals and experts. Because ये अकेले में उनका काम भी नहीं है, और ये अकेले में शायद स्पेशल एड वालों का भी काम नहीं है, but you know, parents, all these groups can collaborate together and then they can come up with innovative learning designs and methodologies that can help children on spectrum. And lastly, of course, community involvement, like I said, is very essential if you're looking for a sustainable inclusion process. And together with all these opportunities, अगर हम इस पे काम करेंगे, हम स्टिग्मा को ख़त्म करते हैं और हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हैं, we can ensure a brighter future. So my call to action is about raising awareness, advocating for policies, and supporting families. So sharing accurate information about autism is very important. Government पे policies के लिए जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, उनको push करना ज़रूरी है, और creating inclusive community is very important. So now I'll be there with you for Q&A and discussion. So please share your thoughts and questions. आपके ख्याल से स्टिग्मा एक इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, प्लीज़ उस पर बात करें। आपके ख्याल से क्या कोई ज़रूरी, कोई एक्शनेबल प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान में स्टिग्मा कम किया जा सकता है? एंड देन व्हाट इज़ one thing that you would like to change about stigma related to autism?
please do share with me. Thank you very much for having me and paying attention. Thank you so much, Aisha, for such wonderful information. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, I'll unmute. Okay, Aisha, I'm going to ask you a few questions. I guess किसी और का तो questions नहीं है. जैसे आपने कहा कि जो लास्ट आपका पॉइंट था ना, कि कौन से ऐसे स्टिग्मास है जो कि हम लोगों को हाईलाइट करने चाहिए. तो जैसे हम पहले भी सेशन से डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टिग्मास हैं जो कि हम वेस्टर्न कल्चर से अडाप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर में. उनको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया पर्सन माई सेल्फ यहाँ पे मैं कितने सालों से ये ग्रुप रन कर रही हूँ. मैंने देखा यहाँ पे दो तरह के लोग हैं. या तो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनते, और या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत रिजिड किस्म की पहले से प्री कंसीव नोशंस के साथ आते हैं. तो ऐसे सिनेरियोस में किस तरीके से उनको डील किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे एज अ प्रोफेशनल? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें टू बिगिन विद कि autism in हम्म. itself is a spectrum. हम्म. And it's not just that you have individuals on spectrum, बल्कि वो individual in itself, वो बच्चा भी एक ही स्टेज में नहीं रहता. उसके तो अपने वो जो है कभी behaviors में एक बहुत massive changes आते रहते हैं. We all have हम्म. experienced that as a parent, कि कभी ups and downs, you know, it's part of a journey. So the word rigid for me should not exist in the dictionary of parents of children with disability in anything in their life. You have to be हम्म. very flexible. तो एब्सोल्युटली. दूसरी बात यह है कि ऑटिज्म बहुत अंडर रिसर्च्ड एरिया है. अगर आप इसको मेडिकल साइड से भी देखें, इट्स स्टिल अ लॉट इज इवॉल्विंग, सो देयर इज नो फिक्स हम्म. यू कैन से ट्रूथ एज सच. सो मेरा वो हम्म. एरिया नहीं है. आई एम श्योर कि आपके कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो इस पे बात कर चुके होंगे या शायद हम्म. कमिंग सेशंस में करें. So I'm more towards the inclusive education side, but I, as a parent, I believe that every time there is something about medical, like I said, it's a collaborative process. So if like हम्म. I am having an expertise in one thing, it shouldn't mean कि मैं medical side को उसके ना देखूं. Because वो इशू है कहीं ना कहीं, तो हमें पता है कि भाई इट्स अ ब्रेन इशू. ठीक है, उनके ब्रेन जो है दे आर डिफरेंटली वायर्ड. दैट मीन्स कि उनके अपने मेडिकल नीड्स भी होंगे. अनफॉर्चुनेटली doctors are also not very informed because like I said it's an under researched area. हम्म. हमें तो एज अ पेरेंट बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए. हमें ब्लाइंडली हर किसी की बात पे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू यू नो डबल चेक. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर मेडिकल सम काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन. लेकिन हम डिनाइल में नहीं रह सकते. It's very important to accept, and like I said, it's a process of revision. You have to हम्म. go back, you have to revise, you have to keep yourself updated with so many things. फिर जब मेडिकल इश्यूज की बात आती है तो उसमें क्योंकि हम आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हियर, जब बिहेवियर वाला एस्पेक्ट होता है वो मे बी इवन दो वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड यू स्टिल नीड टू रिलाई ऑन एबीए रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स, बट कुछ ना कुछ तो हमें समझ आ जाती है. But for instance, if there is a medical issue, I'm not an expert and I have to rely हम्म. on the doctor. So I can't just say कि वाह बस ये है और मैंने ये इस किताब में पढ़ा है और बस जो इस किताब में ये बात है तो ये ऐसा ही होगा. No, like I said, it's an under-researched area. Research is not 100% valid. अब जो आज बात हो रही है, हो सकता है कि कल को, I mean, you go to the classic behavior even Skinnerian जो perspective है, हम्म. वो बहुत बहुत सी चीजें अभी आजकल के टाइम में वैलिड नहीं है. सो इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. सो देयर इज नो सच थिंग एज कि आप उसको फिक्स्ड उसमें देखें. हर बच्चे की अपनी नीड होती है. सो नो, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ विद द एक्सपर्ट्स. अब वो मेडिकल नीड है या वो बिहेवियर नीड है, तो नहीं वो वेस्ट और वेस्टर्न. मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा कि हमें कल्चरली डेवलप्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना है. What we see or what we read in the books, do we have a system like that over back in Pakistan? तो वो आप कुछ वहां से उठा के कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं तो फिर तो हमारा
ना हम एक जगह के रहते, ना हम उस जगह के रहते हैं। ट्रू। एंड आई, बट दैट डजंट मीन हर पेरेंट अपनी जगह, हम्म। आई एम रियली, आई एम श्योर कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो हम्म। कि अपनी जगह पे या अपने कैपेसिटी में जो है अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई एफर्ट नहीं कर होगा। बट इट्स जस्ट दैट नो, यू ऑलवेज हैव टू बी अ पर्सन जिसको अपने आप को एक्सपर्ट ना समझे। आप ये समझें ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपने अपने आप को अपडेट करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू लुक एट ऑल साइड्स। आप हम्म। डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज गिव इट अ थॉट, यू कैन ऑलवेज गिव इट अ थॉट। आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। अब किसी बंदे ने आपको एक बात की और आप उस पर रिजेक्ट हो जाए कि नहीं ये इस तरह है, मैंने इस किताब में पढ़ा, नो, मे बी जो उस बंदे ने कहा आप उसको रिसर्च करें, मे बी चेंजेस योर पर्सपेक्टिव, और मे बी इट्स अ न्यू नॉलेज फॉर यू which might हम्म। help you in one way or the other. So yeah. एब्सोल्युटली। Mm-hmm. अच्छा, एक जो सा एक सबसे ज्यादा बड़ा स्टिग्मा जो ऑटिस्टिक बच्चों से अटैच किया जाता है पाकिस्तान में, वो ये है कि अगर तो बच्चा बोल नहीं रहा ना, या Mm-hmm. उसमें बोलने की सलाहियत नहीं है, या वो सुन नहीं रहा, आपकी तरफ देख के कन्वर्सेट नहीं कर रहा, तो उनको ऐसे लगता है कि ये बच्चा जो उनसे ना ये अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा। तो लाइक मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी स्पेलर्स के नाम से, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट। लेकिन Yeah. उन्होंने ऑलमोस्ट 22 साल के 25 साल के बच्चे थे, उनको उन्होंने स्टेंसिल्स दिए थे ब्लैक कलर के, जिसमें वो पॉइंट करके स्पेलिंग्स बताते हैं, और उसके साथ वो एक तरह से उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में अम, हम कोशिश ही नहीं करते वे आउट्स देखने की, या उन बच्चों को समझने की। एक जो ट्रेंड यहाँ पे पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाता है उसी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। Mm-hmm. और अगर कोई एक तरह की थेरेपी पॉपुलर हो रही है, वो ही थेरेपी आगे चलती जाती है। अगर किसी ने, इनफैक्ट बायोमेडिकल इंटरवेंशंस की भी जब बात आती है, तो कोई एक आके कहता है मेरे बच्चे के लिए ये प्रोटोकॉल बेहतर रहा, तो सारे उसी के पीछे लग जाते हैं। या नेचुरोपैथी, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें यही चीज होता है। तो क्यों पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके रिसर्च करने की, या अपने कुछ रिसोर्सेज बनाने की कोशिश नहीं करते, जो शायद हमारे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल हो सकते हैं या काम कर सकते That's a very systemic issue, so I don't know कि हैं? I'll be able to give you, I can share my opinion though on that. हम्म। कि like you said, अच्छा ये जो एक लाइन में चले जाना ना, ये सिर्फ हम्म। ऑटिज्म का मसला नहीं है। हम्म। एक डिग्री आती है, सब उसमें चले जाते हैं, फिर सैचुरेशन हो जाती है, बैठ जाते हैं। फिर एक डेफिनेटली। प्रोग्राम आता है, इवन कोई एक गाड़ी आती है, सब वही लेने शुरू हो जाते हैं, उसकी प्राइस इतनी ऊपर हम्म। चढ़ जाती है। दिस इज द पैटर्न इन पाकिस्तान। हम्म। व्हाई इज दैट सो, बट एनीवेज, वो ये हमारा कल्चर है। सो द थिंग इज दैट अब जो है वो है, लेकिन आपको एज अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। सो आई एम नॉट बेस्ड इन लाहौर और इस्लामाबाद, सो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इंटरनेट पे फोरम्स पे देखती थी एंड दोज वर रियली वैल्यूबल, पर वो पेशावर में उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो क्या मतलब ऐसे यह है ही। कि वो मेरी एक्सेस से बाहर है, ठीक है, मैं उसको एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज की हद तक देख सकती हूँ। फिर मैं अपने रिसोर्सेज लगा के जितने मैंने कर लिए, कितना कर लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक और समथिंग। अभी तो चलें, फिर भी अब पेशावर में भी देर आर कपल ऑफ एक्सपर्ट्स देर, और अब है हमारे पास प्रॉपर एबीए प्रोफेशनल्स। बट द थिंग इज दैट कि उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ कि कोई कनाडा में बोल के, क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेशनल फोरम्स भी ज्वाइन किए थे। वाई? बिकॉज आई वांटेड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हम्म। इंटरनेशनली, नेशनली, और फिर लोकली जो अपने उसमें हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो ये, अब इसके लिए मुझे क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं हो। और जैसे हम्म। आपने बोला कि वो बायोमेडिकल है या वो नेचुरोपैथी है, ये आपके बच्चे पे भी डिपेंड करता है। यू हैव टू काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर होता है। तो फिर वो आपने इसमें चेक करना होता है कि भाई आपके बच्चे की नीड क्या है, हम्म। वर्क्स बेस्ट फॉर हिम और हर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। तो वो आपको एज अ पेरेंट, आप जाते हैं, आप कभी डाइट की तरफ जाते हैं, कभी कुछ, अब हो, और ये थोड़ा सा वो इशू है। मतलब हो सकता है एज अ पेरेंट अलीना माइट हैव अ सर्टेन प्रेफरेंस फॉर सर्टेन थिंग, आई एज अ पेरेंट माइट हैव एब्सोल्युटली। प्रेफरेंस फॉर मे बी लर्निंग, लेट्स से कि अलीना जो है वो फूड डाइट पे कॉन्शियस है, मैं एजुकेशन पे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन एग्जांपल। तो वो हम सब की अपनी एक सोच होती है। वी कांट बी परफेक्ट, बट दैट डजंट मीन वी शुड स्टॉप लर्निंग। और हम्म। दूसरी बात जो आपने रिसर्च की, दैट इज, आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, कि हमें इनोवेटिव होना होगा। इट डजंट मीन दैट कि बस एक एबीए आ गया या ओटी आ गया है या एसपी, भाई आप उसको पाकिस्तान में क्या उसकी एप्लीकेशन है।
उसमें रिसर्च जरूरी है। पाकिस्तान के रिसोर्सेज क्या है, पाकिस्तान में वो किस तरह काम कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, जो ओटी की ट्रेनिंग हो रही है वो ऑटिज्म से कितनी इन्फॉर्म्ड है। आपका मेडिकल का सिलेबस जो है, दैट्स पार्ट ऑफ माय रिसर्च, कि आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस का सिलेबस, उसमें ऑटिज्म की कोई बात है या नहीं है। दैट्स सही। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डॉक्टर्स निकल रहे हैं, डॉक्टर्स उस चीज को उस तरह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े, हम्म। साइकोलॉजी का सिलेबस कितना इन्फॉर्म्ड है। नॉट दैट हम्म। इट्स देयर जॉब। एबीए के मतलब क्या वो है, डिस्कोर्स है आपके पास वहां पर। हम्म। सो ये, एंड इट्स लाइक, आई एम श्योर कि एबीए के जो प्रोफेशनल्स होंगे वो आपके अगर सेशन में कोई है, सो मे बी दैट द राइट पर्सन, कि उनके फील्ड में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इनोवेशन और रिसर्च तो जरूरी है, बिकॉज वी कैन स्टिक Without टू that we can't. methods that was happening like 10 years back. आप देखिए एआई आ रहा है, एआई इज द न्यू टूल ऑफ लर्निंग एंड एवरी, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। तो मेरा तो ये क्वेश्चन भी, मैं कभी सोचती हूँ कि भाई हम, हाउ आर वी ट्रेनिंग आवर किड्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि ये तो 10 साल बाद एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा, they'll grow up. So how much are they equipped with that? या हम एआई को एजुकेशन में, मेरा अगेन आई फोकस को हो सकता है कोई हेल्थ पे फोकस्ड हो, कोई किसी और चीज पे, तो हम उस, इन जो ये इनोवेटिव नए टूल्स आ रहे हैं, हम इसको कैसे उन चीजों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, सो आई एम क्यूरियस कि भाई एआई मेरे बच्चे की, या ऑटिस्टिक बच्चे इन जनरल, उसके साथ उसका क्या लिंक है, भाई वो कहीं से निकल ही ना जाए। So yeah, Absolutely. innovation and research is important, whether it's from medical perspective, whether it's from social perspective, like stigma is a very social perspective that we're talking about. फिर हम्म। education है, तो ये सारी चीजें, it's a very collaborative process. पाकिस्तान में बड़ा people work in silos, तो वो अगर they हम्म। come together and they collaborate, it's very important. I think that we have a question. Yes. SJ, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum So, assalam. या सो मुझे ये मैंने पूरा लेट ज्वाइन किया थोड़ा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या डिस्कशन हुई है ज़्यादा। लेकिन आपकी एक स्लाइड थी, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में था। और हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, होम स्कूलिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम स्कूल सिस्टम ओवरऑल इन वर्ल्ड में, मुझे लगता है काफ़ी डिले है, यानी कि उन वो इनोवेशन इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। और जैसे होम स्कूलिंग में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को कितना यू नो डेडिकेटली हम उसको फॉलो करें, या फिर एज अ पेरेंट, बिकॉज हमारे बच्चे एज उनकी हो रही है ऐसा ऐसा, और हम अगर सिस्टम को सही करने में लग गए तो मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है हमारी, उनको बेस्ट एनवायरनमेंट देने की। और हम लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं कि तो स्कूल सिस्टम में आपको अपनी आइडिया शेयर करना और उनको उस लाइन पे लाना कि हम क्या चाहते हैं एज एन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसके लिए क्या अप्रोच सही है, या फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है कि या होम स्कूलिंग इज बेटर ऑप्शन देन द इंक्लूसिव एजुकेशन ओवरऑल इन द वर्ल्ड, मैंने ये ऑब्जर्व किया है थ्रू आउट माई जर्नी। तो उस सिलसिले में आपकी क्या राय है, थोड़ा अगर आप बता सकें। thank you. That's a great question. मैं ये बोलूँगी कि होम स्कूलिंग is very much a personal choice of a parent, not only for autistic kid. कुछ लोग अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी होम स्कूल करें, तो ये तो बहुत हद तक आपका पर्सनल डिसीजन है। बिकॉज इफ आई टेल यू कि भाई आप बच्चे को होम स्कूल कर लें, आपके पास घर में वो सिस्टम है, बिकॉज इट्स अ वेरी कमिटेड जॉब, सो इफ यू कैन डू दैट, इट्स एन, यू नो, व्हाई नॉट गो फॉर दैट। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि, आई थिंक, मेरा अपना यह ख्याल है कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स तो वैसे भी होम स्कूलिंग करते हैं इन वन फॉर्म और द अदर। दिस इज व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव कम अक्रॉस। हम वो चीज़ें भी ले रहे होते हैं, हम वो स्ट्रैटेजीज भी देख रहे होते हैं, तो हम तो वैसे भी 50% तो हम कर ही रहे होते हैं होम स्कूल। अब इट्स योर चॉइस कि आप उस बच्चे को एक्सक्लूसिवली रखते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे का सोशलाइजेशन भी जरूरी है। तो आई डोंट नो कि वो होम स्कूल में होता है या नहीं, बट आई हैव सीन, आई नो समबडी, आई हैव कम अक्रॉस अ पेरेंट जिसने बाय चॉइस अपने बच्चों को होम स्कूल किया, एंड दे वर न्यूरोटिपिकल। आई थिंक बेटा उनका अर्ली एज में कहीं एडीएचडी था, but later on he outgrew it.
पर ये है कि वो आपकी पर्सनल चॉइस है, तो कोई मसला भी नहीं है, एंड स्टिल दे डिड दैट। और फिर उसने उस मदर ने ये किया था कि उनको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाला हुआ था, तो सोशलाइजेशन उनका वहां से कवर हो रहा था। तो ये अब आपके अपने स्ट्रेटेजीज हैं, आपके अपने रिसोर्सेज हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो ये कर सकती हैं तो मैं भी वो कर सकती हूँ। सो आई वुड नॉट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑन दैट कि भाई आप सब होम स्कूल करें या नहीं। ये आपके रिसोर्सेज, आपकी टाइम कमिटमेंट, आपके घर का क्या स्ट्रक्चर है, आपके पास इतनी टाइम अवेलेबिलिटी है। बिकॉज होम स्कूलिंग अगर बाहर होती है तो लेट मी टेल यू राइट नाउ आई एम नॉट इन पाकिस्तान एंड आई हैव सीन पेरेंट्स आर फुली कमिटेड, उनका और कोई काम नहीं होता। हमें ये लगता है कि इट्स ओनली पाकिस्तानी मदर्स हु हु आर फुली इन्वेस्टेड इन देयर चिल्ड्रन, बट नो, पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल हियर। वो छोटे छोटे बच्चों के, इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो लाइब्रेरीज में जितनी एक्टिविटीज है वो मोस्टली टॉडलर्स के लिए होती हैं, तो वो तो बच्चों को शुरू से ही ट्रेन कर लेते हैं। तो होम स्कूल इज अ वेरी गुड चॉइस ओवर हियर। तो आप, मैं उसको हाईलाइट इसलिए करूँ कि आपने कहा कि बाहर भी इस तरह हो रहा है, तो बाहर और पाकिस्तान में अगर आप हैं, या अगर आप बाहर हैं फिर तो इट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के किस शहर में, उस शहर में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, आप घर में आपकी क्या टाइम कमिटमेंट है, that's very important. So it's just like that. And I'm sorry, आपका second question क्या था? If you make it more clear or something, I would like to answer that too. आई थिंक ओवरऑल एक ही क्वेश्चन था, लेकिन Yes. आपने अच्छा हाईलाइट किया। बट ये मैंने देखा है कि इन द स्कूलिंग सिस्टम आपको इतनी बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत इफेक्ट होती है, इवन के टिपिकल किड्स की भी। और एक स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, और हमें पता है हमारे बच्चा, हर बच्चे का डिफरेंट स्टाइल होता है अंडरस्टैंड करने का। तो उसमें कहीं हमारे बच्चे खो जाते हैं, और हम भी एज अ पेरेंट सिर्फ उसी स्ट्रगल में लग जाते हैं कि उनको कन्विंस करना, टीचर को कन्विंस करना, और एवरी ईयर ये स्ट्रगल चलती रहती है। True. और मेरे ख्याल में हर हर साल जो टीचर चेंज होती है उसको सेट होने में टाइम लग जाता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और मैंने क्योंकि होम स्कूलिंग भी की भी है, और पब्लिक स्कूल में भी अपने बच्चे को भेजा है, और आई एम still very confused because there are pros and cons of both side। और स्पेशली जब आपकी इतनी रिसोर्सेज भी ना हो, और आपने कैसे, जैसे जी। होम स्कूल में बिकॉज आपको बिल्कुल फुली कमिटेड होना है, फिर आपने अपने फाइनेंशियल इश्यूज भी देखने हैं, तो वहाँ पर मुझे कभी कभी डाउटफुल होती हूँ मैं कि मैं क्या राइट डिसीजन लूँ। अभी राइट नाउ मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर उसको फिर एजुकेशन वाइज इतना नहीं मिल रहा। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन सेल्फ एस्टीम भी बहुत हर्ट होती है उसकी, क्योंकि उनको हमारे बच्चों को इतना उनमें पोटेंशियल नहीं देखते हैं स्कूल वाले। No, तो I ओवरऑल तो सिस्टम की है खराबी, लेकिन एज अ पेरेंट जो है, हम कितना एफर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह स्कूल को कन्विंस कर सकते हैं। I don't know. I think no one has the answer, but I just sharing my feeling, right? no, So, I think we all have been through that. तो मतलब जाहिर है मेरा बेटा बड़ा है, तो I've been through that. Well, you know what I would say is that you have to, I think for like for my son, I have done the things number of times जो कि शायद मैं अगर if I would look at myself, my old self, मैं second time उस बंदे के पास भी ना जाऊं। बट मैंने आपसे कहा ना, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। रिजिड हम किसी भी जिंदगी के किसी भी उसमें हम रोल में नहीं हो सकते। वी हैव टू रेज अ चाइल्ड विद ऑटिज्म। द अदर थिंग इज दैट आई अंडरस्टैंड कि आपका एज अ, आपका जब ये डिसीजन, बच्चा आपका अर्ली एज पे आपने डिसाइड करना है, and you're worried, and that's true, every parent is very worried कि उनसे कोई गलत decision हो, but you're not perfect either, you're a human being, give yourself that space, do your best। और अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाता है, the only purpose is कि आप you're not in denial, आप वो मिस्टेक बार बार ना करें। but it's a journey, nobody of us, हम सारे कोई experts बन के तो नहीं पैदा हुए थे, जाहिर है हम we went through that experience and we made our decisions। if you think you're confident with raising your kid at home, it's your decision and there's no such thing कि बच्चा हाँ स्कूल जाए। but again this is my personal opinion, हो सकता है कि और कोई पेरेंट मेरे साथ डिसएग्री करे, या हो सकता है आप डिसएग्री करें। बट आपको लगता है कि अब क्योंकि मेरे नज़दीक बच्चे की सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है, जहाँ पर उसकी वो पूरी हो रही है, दैट प्लेस शुड बी द प्रायोरिटी। अब चाहे वो स्कूल में हो रही है तो व्हाई नॉट, आई मीन वो तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वो उसको बहुत नेगेटिवली उसकी सेल्फ एस्टीम कर रही है, तो आई वुड रादर नॉट टेक माई चाइल्ड देयर। And I've done that for some time.
I've done that for some time. मैंने उसको प्राइवेट ट्यूशन टाइप करवाया था, and I would do work. बट फिर उसको वापस भी डाला, ये होता रहेगा, एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है. इट्स नॉट अ लीनियर जर्नी. That's how I look at it. थैंक यू वेरी मच. अच्छा आयशा, लास्ट क्वेश्चन किरण साजिद के. शी वांट्स टू आस्क कि पाकिस्तान में ओल्डर किड्स के साथ डील करने में प्रोफेशनल्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं. ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन होती है? बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में तो अगर हम इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि ऑटिज्म इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, तो क्यों जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 10+ बच्चा आ जाता है, तो उसको थेरेपी सेंटर्स प्रोफेशनल्स हैं वो बिल्कुल आउटकास्ट कर देते हैं और वो यही कहते हैं कि हम इसके साथ डील नहीं कर सकते. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओल्डर किड्स को लेते हैं, और वो भी मेरे ख्याल से 15-16 के बाद या कुछ अरसे के बाद उनको नहीं रखते अपने पास. तो इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, और क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में या फिर लार्जर सेक्टर में कि ये चीज़ को हटाया जा सके? This is a very valid question, और this is a part of my research. मेरा actually main critique यही है कि जो autism के लिए जो service provision है currently जो available है, वो बहुत early intervention पे based है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. वो ऑब्वियसली वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि अगर आप पहले से कर रहे हैं या अर्ली उसमें, तो ऑब्वियसली वो बच्चा ट्रैक पे जल्दी आता है. लेकिन लाइक आई सेड इन माय प्रेजेंटेशन एज वेल, कि हर बच्चा तो उसमें डेवलप नहीं करता. तो वो जो एंड इट्स नॉट कि बाहर दुनिया परफेक्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पर भी ऐसा है, कोई बच्चा करेगा, लेकिन द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर हर बच्चे के स्पेक्ट्रम में उस नीड के मुताबिक इंस्टीट्यूशन है. अगर कोई सिवेरिटी की तरफ है तो उसका अलग इंस्टीट्यूट है. एंड द पेरेंट्स मोर और लेस उनकी हमारी तरह की ही जर्नी होती है. वो एक्सपेंसिव भी होता है, कहीं पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, कहीं पर उनको नहीं करती. थिंग्स लाइक दैट. इट डिपेंड्स कि आपके यहाँ पर एटलीस्ट मैं यूएस में, तो मैं यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी. आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस. और यहाँ पर भी स्टेट टू स्टेट चीज़ें जो है डिफर करती हैं. एक जो आपने कहा उसमें रिफॉर्म कैसे लाए जा सकते हैं, आई कैन ओनली सजेस्ट, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि अगर यू हैव टू लुक एट इट एट दिस वे कि अगर मेरे बच्चे को नहीं फायदा पहुंचा, तो एटलीस्ट इन द कमिंग टाइम अदर किड्स एट हिज एज शुड हैव अ सिस्टम. मेरे नज़दीक ये कोलैबोरेशन का काम है, ना ये सिर्फ अकेले पेरेंट्स का काम है, ना ये सिर्फ अकेले प्रोफेशनल्स का काम है. एंड मैंने गवर्नमेंट की बात की है. आपको जब तक गवर्नमेंट, क्योंकि देखें, आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, चीज़ें सर्विसेज सब्सिडाइज होंगी, आपका फाइनेंशियल बर्डन कम होगा. वहां से भी बहुत मेंटल स्ट्रेस होती है, मतलब वहां से भी प्रोड्यूस होता है, जो कि हम शायद फैक्टर इन नहीं करते, बट इन वन और दी अदर वो हमारे ओवर लाइफ स्टाइल को भी इम्पैक्ट करता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव आवर ऑटिस्टिक चाइल्ड ओनली, वी हैव अदर चिल्ड्रन टू. वो आपको पूरे घर में वो चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है उससे. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज इनटू दैट. इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. मैं एजुकेशन पे फोकस हूँ. तो मेरा क्या है, मेरा मेन पॉइंट यही है, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि ये सिस्टम आई डू नॉट एग्री विद दिस. और शायद स्पेशल एड भी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से, अगेन माय ओपिनियन, we need to redesign our methodologies. That method or methodology is not working for me. ABA is excellent resource, but what about the kids who are like transition to preteen or teenager? और फिर आगे हमने उनके फ्यूचर में क्या, कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर है हमारे पास? इट्स नॉट जस्ट थेरेपी सेंटर अलोन इज नॉट इम्पोर्टेंट. हमारे पास उनके साथ वो स्किल्स वाला भी, आम बच्चा स्किल, कोई भी स्किल है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, वो बचपन से सीख रहा है. तो ऑटिस्टिक बच्चा अगर बचपन से नहीं सीखेगा, तो 18-17 ईयर्स में वो कैसे वो स्किल सीखेगा? कोई रिसोर्स ही नहीं है. और फिर देखिए स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें में, अगेन आई वुड से डिपेंड्स आपके पूरे पाकिस्तान में हर जगह उसकी क्या वो है, क्या कहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है. जरूरी नहीं है कि जो चीज़ कुछ खास शहरों में है वो हर शहर में हो. तो आपके रिसोर्सेज हैं या नहीं है, रिसोर्सेज में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. माई चाइल्ड कुड नेवर लर्न स्विमिंग, क्योंकि वहां पे कोई उसको सिखा ही नहीं सकता था. And I'm not an expert in everything. I tried, but I'm not an expert in everything. So you see, I would take him. I took him to the pool for 3 years, but he couldn't learn it. क्योंकि मैं कर एक चीज जो, यानी देखिए, हर चीज मदर भी तो नहीं सिखा सकती, हमारी भी एज अ पर्सन लिमिटेशंस हैं. So there are certain things जो मैंने उसको सिखाई हैं, but कुछ ये this is something where you have to accept that what you can do and what you can't do. So and that's why I say it's a broader system. And I'm not saying हम बैठ के सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप सबका एक रोल है. I took the path of my research, and then I'm a parent. You are a parent. Alina is doing an amazing job. इसने पाकिस्तान में ग्रुप बनाया है. See, everybody can do their own bit, whatever their expertise are.
towards that can ultimately help our child. लेकिन पाकिस्तान में organized नहीं है efforts. That's the only thing. जब मैं और जगहों पे देखती हूँ, यहाँ पे आपको पता है पेरेंट्स ग्रुप है, एजुकेशन है, then there's non-profit, together they work. It's not again यहाँ पे एक पेरेंट या एक गवर्नमेंट काम नहीं करी and then they pressurize the government. That's why they have so many reforms and programs. तो हमारा वो सोशल प्रेशर, वो एक गवर्नमेंट के लिए हमने पॉलिसी प्रेशर बिल्डअप किया, नो वी आर नॉट इवन कनेक्टेड. थैंक्स टू एलिना दैट वी हैव दिस ग्रुप, बट बिसाइड्स दैट वी डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज. थैंक यू सो वेरी मच आशा, आज के सेशन के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर के पेरेंट्स ने भी ब्रेनस्टॉर्म किया होगा थोड़ा बहुत, और आई होप के कुछ स्टिग्मास जो उनसे हैं उनको ओवरकम करने की चीज़ हो रहा. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम. सुहेला है। आई आई वाज वेरी बिजी, इसलिए मैं बिल्कुल एंड में ज्वाइन किया, लेकिन मैंने सारी नो प्रॉब्लम. कॉन्वर्सेशन. मोर पावर टू अलीना, मोर पावर टू यू आयशा. इट्स एन ऑनर, आप सब इतनी मेहनत करते हैं. क्विक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी रिसर्च में, ठीक है, हैव यू कम अक्रॉस एनी सक्सेसफुल अप्रोच टू क्रिएटिंग, कह सकते हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन? Zuhaira, may actually, there's a process, so I still have 1 more year to submit my proposal. तो अभी तो मैं जो plan कर रही हूँ, I'm going through the literature. दूसरा मैं there is a lot to be done. अगर आप ये कहती हैं कि strategy है, और दूसरा ये है कि expertise, that's the reason, क्योंकि अगर मैं कहीं जाके just as a parent बात करूंगी तो मेरी बहुत limited agency होगी. Unless and until if I have a degree and I have a specialization in that, तो वो अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर मेरे पास solution भी होना चाहिए. And I believe that के education, so I'm taking courses in education. अब इस semester में मेरा special ed का एक disability से related course है. So you have to build your own skills. So I do have that parenting experience of teaching, but एक professional आ जाएगा तो at least you can be more authoritative when you suggest something. No, that's true, absolutely true. पाकिस्तान में स्पेशली, साउथ एशियन कंट्रीज में स्पेशली, Yes. यू नीड टू हैव दैट, ये डिग्री वाली, अदरवाइज Yes. पेरेंट के पास जितना एक्सपीरियंस है, मोर देन डिग्री है, Yes, मोर yes, देन एनी that's right. एजुकेशन, लेकिन इट डजंट कैरी दैट वेट. That's so true. But नोज it's यू, अच्छा ये worldwide. वो माँ है, साइड पे हो जाओ. And then it's वो फिर ये भी होता है ना, and this is very important question. मुझे अपने रिसर्च में ये भी बहुत बैलेंस करना होता है, क्योंकि हम रिसर्च में एक चीज करते हैं कि जिसमें आपने अपनी रिसर्च को ऑब्जेक्टिव रखना है. यानी आपने इमोशनल होके, या अब मेरा ये मेरी रिसर्च को चैलेंज कर सकता है कि भाई आई एम ऑलरेडी अ पेरेंट, सो मे बी आई एम इमोशनल, और मेरा जो है वो रिसर्च थोड़ा बायस हो गया है. सो आई हैव टू इंश्योर एट एवरी टाइम दैट आई हैव टू चेंज माई हैट्स बिटवीन बीइंग अ पेरेंट एंड देन बीइंग अ प्रोफेशनल, which is fine. But no, there is a lot to be done. Probably, I do have one of my paper. I've just started doing it, and it's from a South Asian perspective. Like, my focus is Pakistan right now. So the more I go into the field, the more I come across. But no, I'll ultimately, it's a like you, 1-2 साल तक तो नहीं, I'm stuck here. But after that, my future project is to develop and redesign the education systems. Like for example, मेरा बच्चा जाता है भाई, उसको एक एग्जाम, जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे का है, उसके लिए वो एग्जाम भी ठीक नहीं, उसकी असेसमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट होनी चाहिए. That's what I'm trying to explore in my research. उसकी किताबें, उसका असेसमेंट, उसको क्यों वो पढ़ाया जा रहा है, जो, और ठीक है, इट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट. It's not meant for our kids. यस, एंड देन वही उनकी असेसमेंट, आपने एक सिस्टम को क्यों असेसमेंट का सिस्टम ही बना दिया है. आप असेसमेंट में भी क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं, विच डजंट मीन कि मेरे बच्चे के लिए कोई स्टैंडर्ड ही ना और वो हर चीज में ए लेके, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट. पर मे बी ये स्पेशल एड के साथ, लाइक आई सेड, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. ये एक बंदा अपनी जो है वो चीज़ नहीं डाल सकता. लेकिन यह है कि मेरी फिलहाल जितना मैंने लिटरेचर पढ़ा है, कोई रिसर्च नहीं है. तो लेट्स सी, अब देयर इज करंटली गोइंग ऑन, करंट हमारे, देखें, हमारा मेन एजुकेशन में रिसर्च बहुत कम है. तो आप खुद सोचें कि ऐसे ही है. फिर स्पेशल एड में ऑटिज्म की नीड्स, बिकॉज हमारा पाकिस्तान में डिसेबिलिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत फिजिकल डिसेबिलिटीज जो अर्ली 70s में हुआ था, ऐसे ही है. रिसर्च दैट आई हैव डन. तो 70s 80s में दैट्स वेरी मच लाइक डेफ डम एंड ब्लाइंड, एक वो टिपिकल जो उनका वो है. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की तो professionals be fully aware नहीं है, तो we cannot blame that, and that's the reason, since professionals are not fully, I won't say fully aware, लेकिन शायद वो इतने innovative नहीं थे, and that's why it's an under researched area.
Yeah, definitely. Yeah, Yeah, absolutely. it's But not of course अल्हम्दुलिल्लाह के ये कुछ स्टार्ट हुआ है, yeah, yes, पास्ट 5 years absolutely. तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। आई थिंक इवन इन द पीडियाट्रिशियन वो भी अब देखता है, अच्छा जी आपके बच्चे में कुछ है, बिफोर जी, दैट पेरेंट्स कह सकते हैं फॉर अ 20 year old 25 year old उनके डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। इट्स वेरी yeah, सैड। बट yep, अभी अभी डेफिनेटली विद सोशल मीडिया एंड media, yep, media has a great, मदर्स जब खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। And people like Alina, you, Farah, there's so many mothers out there who standing up and saying, "मेरा बच्चा है, he's yeah, a human being, he deserves a chance in this life, just mhm, like everybody else." So yes, ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। वो एक वेट आप वाली बात है कि वो डिग्री का जब तक वेट नहीं होता ना, आम आवाम हमारी सुनती नहीं है, वो एज अ मदर को इग्नोर करती है। पर जितनी पावर और इंफॉर्मेशन एक मदर के पास है ना, nobody else has that. So but it's changing and hopefully people will listen, neurotypical people will listen more. yeah. It's just like डिग्री का वेट भी, और दूसरा ये कि मैं दो काम एक टाइम पे नहीं कर सकती, ये भी है ना। मैं एक टाइम पे या अपना पढ़ने का काम करूँ या ये करूँ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज राइट नाउ, बट आई नो फिर मेरा ये काम रह जाएगा, सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वेट। It always starts with baby Yeah. steps, so I wish you Yes. more power ji. Thank you. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मज़ा आया इनमें स्पेशली डिस्कशन सुन के। अच्छा, Likewise. यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। पाकिस्तान में स्पेशली सर्टिफिकेशंस या डिग्री डिग्री को एक्नॉलेज करना इसलिए भी ज़रूरत हो जाता है कि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा कॉन आर्टिस्ट शुरू हो जाते हैं खड़े। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, स्पेशली ऑटिज्म व्हेन इट्स राइजिंग। और जब लोग देते हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पैसा इकट्ठा करने की, तो मैंने बहुत ज़्यादा पिछले 5 सालों में ही ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, या जैसे मैं एज अ मदर अगर खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, मैं शायद हैदर को बाकी प्रोफेशनल से ज़्यादा जानती हूँ जिन्होंने उसके साथ काम किया, बिकॉज मैं 24/7 रहती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं वो वाली सारा नॉलेज लेके अब मैं आयशा के पास चली जाऊँ और आयशा से कहूँ कि नहीं, आपने इसी तरीके से उसके साथ थेरेपीज करनी है, इसी तरीके से आप उसका आईपी प्लान डिज़ाइन करें, या इस तरीके से आपको उसको कोई खाने में चेंजेस करें, या तो आप चेंजेस नोटिस करेंगे। अ, आप अपने बच्चे के लिए तो एक्सपर्ट हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे बच्चे के लिए एक्सपर्ट नहीं हो। तो वहां पे एक बहुत थिन लाइन आती है, और वो शायद मेरे ख्याल से अभी जब तक हमारे वो होते हैं ना अमाल में थोड़ी सी और इंसानियत नहीं आती है, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वे, बट सैडली पाकिस्तान में एक इशू बहुत रेज हो चुका हुआ है। इसको रोकने के लिए ना मेरे ख्याल से डिग्री और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एटलीस्ट। ये तो पता हो ना कि जो बंदा आ रहा है आपके बच्चे के साथ काम करने के लिए उसके पास नॉलेज है, हाँ, वो ठीक है। तो वही बात है कि हाँ बिल्कुल, खतरा है जान, तो वो तो एग्जैक्टली बिल्कुल आई बिल्कुल ऐसी थिंक बात है। टू इनफैक्ट मेंशन। अगर मेरे पास, अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि अच्छा मुझे नॉलेज है किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करने का, ठीक है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टर से ज्यादा जानता हूँ, लेकिन एक शायद मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास ही जाऊं। तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर रॉन्ग थॉट में अगर आप कोई किसी किस्म की बच्चे के साथ थेरेपी कर देते हो, तो बहुत बड़ा बच्चे के मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैंने कुछ प्रोफेशनल्स की भी ऐसे वीडियोस देखी है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे बच्चों के साथ, लेकिन एटलीस्ट उनके ऊपर भी एक कोई बोर्ड होना चाहिए जो प्रॉपर उन पे चेक रख सके कि इन बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे जो चार्ज कर रहे हैं, फिर उनकी बाकी कोई पूछगिछ होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मेरे ख्याल से अगर मैं हैदर की बात करूँ तो कोई प्रोफेशनल ऐसा नहीं है जो हैदर के बारे में मेरे से ज्यादा जान सकता हो, और इसी तरीके से आयशा अपने बच्चे के बारे में ज्यादा जानती होंगी। तो इस नोट पे एंड करते हैं। आयशा, आप कुछ और ऐड करना चाहोगे या नहीं? नहीं, all I would say is that it's a continuous process. ये एक दिन दो एब्सोल्युटली। दिन का काम नहीं, and it's like collaboration and innovation. So these are the हम्म। main two variables that I use a lot in डेफिनेटली। my research. That's how हम्म I'm looking at it. A lot of collaboration needs to be done and हम्म innovation. तो innovation में हम्म automatically आपके systemic reforms आ ही जाए, modern हो एब्सोल्युटली, जाए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आयशा, थैंक यू वंस अगेन। इंशाल्लाह, Thank आई you for होप having me. नेक्स्ट टाइम किसी और सेशन में आपसे मिलेंगे हम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।